ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, किसी चीज पे हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें तुमसे कहा कि भाई कैपिटल जी को 4 टाइम्स कर दिया, कैपिटल जी को 4 टाइम्स कर दिया, तो तुम्हें क्वेश्चन में बहस नहीं करनी होती कि सर नहीं कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसे कैसे 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है तो मान के चलना, पर नॉर्मल वे में कैपिटल जी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? कोई तकलीफ इसमें? किसी क्वेश्चन में दिया कि मान लो फोर्स ये रहा G m1m2/r², इसको 5 टाइम्स कर दिया, बताओ फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? बोलो बच्चों फोर्स कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स। तो फिर उसमें बहस नहीं करनी है कि नहीं सर आपने कहा था ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा, होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा हम वो मान के चलेंगे, कभी भी क्वेश्चन की वैलिडिटी हम चेक नहीं करते। ये चीज समझ गए? पॉइंट दिमाग में क्लियर है? ठीक है, फर्दर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई डाउट? ओके, देखते हैं। 3 equal masses m place 3 corner of equilateral triangle, if fourth particle midpoint of side, then net force। बच्चों देखो, देखना बच्चों, ये क्या हो गया? हाँ, बच्चों ये चीज है, यहां 3 पार्टिकल तुम्हारे रखे हुए, एक 4 पार्टिकल यहां मिड पॉइंट पे रखा है। अब बच्चों तुम्हें इस पे फोर्स बताना, तो बच्चों जिस पे फोर्स निकालना है उसको अलग से मार्क कर लो कि भाई इस पे फोर्स निकालना। अब इसके अलावा बच्चों कितने पार्टिकल हैं? 3। सब इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इन दोनों में से किसका फोर्स ज्यादा हुआ? तो दोनों कट पिट गए, 0। तो इन दोनों की कहानी तो खत्म हो गई। हमें केवल इसके बारे में सोचना है, ऊपर वाला पार्टिकल इसको कहां खींचेगा? हाँ इधर, फेस सबका इधर रहे, ध्यान रहे। ये वाला पार्टिकल इसको कहां खींचेगा? ऊपर। तो यहां फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? मान लो साइड ए है, तो G(m)m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों कुछ चीजें तुम्हें रट जानी चाहिए या तुम्हें निकालना आना चाहिए। ये A, ये 60, तो ये क्या होगा? A sin 60, A√3/2, उसका स्क्वायर, तो A स्क्वायर 3/4, तो 4gm² अपॉन 3a², 4gm² अपॉन 3a² यानी कि बॉम्बे। बच्चों बताओ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अभी किसी को तकलीफ? क्लियर है ये? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर ही लिया था। 7th बच्चों, इसमें किसी को डाउट? 7th, ठीक है बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो 7th, बच्चों ये m, 2m, 3m, 4m, ठीक है। अब देखो एंड कैप्टोन है, हर एक का साइड बच्चों कितना है? A, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंटर पे रखा है बच्चों, पार्टिकल तुम्हारा कहां रखा है? सेंटर पे, ठीक है भाई। तो यहां एक मैंने सेंटर पे रख दिया, तो बच्चों बताओ किसी से भी मैं अगर डिस्टेंस देखता हूं तो कितनी होगी? बोलो बच्चों, किसी से भी डिस्टेंस देखूंगा क्या होगी? A/√2, क्योंकि डायगोनल की डिस्टेंस √2 है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A/√2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस देखो बच्चों, मैंने F बोल दिया G(m)m अपॉन ये डिस्टेंस एक बार R बोल दिए, तो R²। R अपने पास कितनी है? A/√2। F ये है। अब बच्चों मुझे बताओ, ठीक है, जो ये वाला पार्टिकल है इसको ये वाला कहां खींचेगा? बोलो बच्चों, इस पार्टिकल पर फोर्स निकालना है, ये वाला पार्टिकल इसको कहां खींचेगा? हाँ तुम इधर खड़े हो जाओ, जो जैकेट पहनो खड़े हो जाओ वहां से,
जब से क्लास स्टार्ट हुई कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हो, इनसे तुम बतिया रहे हो, दोनों ही खड़े हो जाओ। तुमको आंखों आंखों मैंने पहले भी इशारा किया था, खड़े हो जाओ जल्दी। मैं देख रहा हूं जब से तुम्हें, आंखों में इशारे भी कर चुका हूं। अब ध्यान रखना, समझ गए? आवाज नहीं आ जाए बिल्कुल। ओके बच्चों, अब वापस ध्यान से देखना, ये एम, इसको ये अट्रैक्ट करेगा तो किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ। ये 2m है तो इससे डबल फोर्स लगाएगा, कितना आएगा? 2f। ये ट्रिपल m है तो कितना फोर्स लगाएगा? 3f। ये 4 गुना है तो कितना फोर्स लगाएगा? 4f। ये चीज समझे? अब वापस समझो बच्चों, ये m और m, इधर f, इधर 2f, इधर 3f, इधर 4f, इसमें कहीं किसी को दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, f और 3f इनका नेट कहां आएगा? इस तरफ। कितना आएगा? 2f और 4f, इसका नेट इधर 2f। अब ये एंगल बच्चों कितना है? जब दो वेक्टर के बीच में 90 एंगल हो तो कितना रिजल्टेंट होता है? √2 टाइम्स। तो तुम रिजल्टेंट क्या लिखोगे? 2√2f। ये चीज समझ गए? अब 2√2 f तुम्हारा ये रहा, GMM, और r कितना है? a/√2 का स्क्वायर। ये 2 होकर ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 4√2। बच्चों ये पॉइंट समझे? यहां तुम्हारे पास फोर्स कितना आ जाएगा? 4√2 GMM/a²। 4√2 GMM/a², यानी कि क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 6। ये चीज क्लियर है? बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक बार बच्चों मैं वापस बता रहा हूं, एक का फोर्स GMM/r², r की वैल्यू बच्चों a/√2, a/√2 ऊपर जाएगा तो एक का फोर्स तुम्हारा कितना बन गया? एक का फोर्स बच्चों तुम्हारा बना 2GM/a²। एक की वजह से फोर्स, या एक m मास की वजह से फोर्स ये बना है। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है। ये m है तो f, ये 2m है तो डबल लगाएगा, ये 3f, ये 4f, f 3f कैंसिल आउट होके 2f, 2f 4f कैंसिल आउट होके 2f, 2f 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट 2√2f। f की जगह वो रखोगे तो 4√2, जो तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई किसी को तकलीफ? चले बच्चों आगे। ठीक है। फर्दर बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इसमें किसी को डाउट? बच्चों हैंड राइज करें जिसको डाउट हो, बेझिझक पूछा आराम से, आपको डाउट है? और कोई बच्चों? ठीक है। बच्चों देखो, 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस 1 kg XY प्लेन में बच्चों ऐसे रखे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एट ओरिजिन, ओरिजिन वाले पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बताना। हर एक का मास बच्चों कितना है? 1 kg। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा या साइड कर देता हूं। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहां एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल, हर एक का मास बच्चों 1 kg है। तो यहां 1 kg का पार्टिकल, 1 kg का पार्टिकल, 1 kg का पार्टिकल। कोऑर्डिनेट्स अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो इसका 0 0 0.2, यानी कि ये 0.2 वाला हो गया तो ये डिस्टेंस बच्चों 0.2। फिर दूसरे का 0.20, यानी कि ये डिस्टेंस बच्चों 0.2। ठीक है भाई। अब बच्चों तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। ठीक है बच्चों, दो के बीच का फोर्स लिखता हूं, इसको ये यहां खींचेगा, इसको ये यहां खींचेगा, तो J और I वाला ऑप्शन होना चाहिए। J और I वाला ऑप्शन बच्चों देखोगे तो A और B है, A और B है। ये चीज क्लियर है? अब एक का फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो G 6.67 10⁻⁻11, 1 into 1, 0.2 का स्क्वायर बच्चों 0.04। ये इससे कट गए, समझ गए बच्चों? 4 से इसको डिवाइड करोगे 1, 26 बचे,
26 जाएंगे बच्चों 6 टाइम्स, कितना आएगा लेकिन मैंने वो हटा दिया है तो 167 मान लो, ठीक है, 10 की पावर -11। अब इसी को बच्चों में लिख सकता हूं 1.67 10 की पावर -9। बच्चों दो के बीच का फोर्स ये आ गया, इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब वापस समझो, ये फोर्स है जे डायरेक्शन में, ये फोर्स आई डायरेक्शन में, ये आई और ये जे, तो आई प्लस जे, ये आंसर हो गया बच्चों। किससे मैच कर जाएगा? फर्स्ट वाला। बच्चों अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को तकलीफ? ठीक है, फर्दर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बच्चों किसी को डाउट? 10। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों इसमें डाउट? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 10 वाला देख लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस प्लेस्ड एट ए, इधर बच्चों, हाँ, इक्वल मासेस प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस f, ठीक है, 1/3 मास वन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू अदर, तब नया फोर्स निकालना, ठीक है बच्चों। बच्चों देखना, Gmm/r²। अब तुमने क्या किया, जैसे ये m मास है, ये m मास है, इसमें से 1/3 निकाला, तो m में से m/3 गया, बचा कितना? 2m/3, और इसको दे दिया, तो m + m/3 यानी कि 4m/3। एक का 1/3 निकाला और दूसरे को दे दिया, तो एक में आ गया m - m/3 यानी कि 2m/3, एक पे आ गया m + m/3 यानी कि 4m/3। अब नया फोर्स निकालते हैं, तो G 2m/3 4m/3 r², बच्चों 8/9 Gmm/r², ये पुराना फोर्स है, तो 8/9 F, ये आंसर। बच्चों ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है, ठीक। इधर चले बच्चों, पीछे आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो बच्चों कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहली बात, इस मंडे जो तुम्हारा टेस्ट है, इस मंडे जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें केवल ग्रेविटेशन आएगा। क्या आएगा बच्चों? और ये मान के चलो कि जो मैंने क्लास में डिस्कस किया उसको तुमने अच्छे से समझ के कर रखा है, अच्छे से समझ के कर रखा है, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से समझ के कर रखा है, तो तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। तो तुम्हारा पूरा फोकस केवल जो ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया उस पर होना चाहिए। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लगा के देखो, उतना करोगे लगभग फुल मार्क्स तुम ला सकते हो। तो बहुत कम सिलेबस का तुम्हारा टेस्ट है, उसमें अच्छे से मेहनत करो, तुम पूरे नंबर ला पाओगे। ये चीज क्लियर है, ठीक है। सेकंड बच्चों, अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम पे बच्चों जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस किए थे, फिर वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था माइनस का G m1 m2 r वेक्टर अपॉन r3, क्लियर है। फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे, उसके बाद बच्चों हमने जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज बच्चों हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर किसी प्लैनेट की वजह से क्या एक्सीलरेशन होता है वो हम देखेंगे। फिर प्लैनेट की वजह से एक्सीलरेशन में किस तरह का वेरिएशन आता है वो चीजें देखेंगे। आज का कार्यक्रम समझ गए? तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बच्चों तुम लिख लो, वो मैं बता चुका हूं, तो बस रिवाइज करवा लो, हटा दो इसे। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों लिखा हुआ है, बस रिवाइज करवा लो, समझो। कल बच्चों हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, पीछे तुम दोनों मैं पहले भी टोक चुका हूं, उस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के आसपास वो अपना फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड की थ्रू वो फोर्स लगाता। तो किसी भी पार्टिकल या मासिव पार्टिकल के आसपास के रीजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है?
2 किलो पे 50 फोर्स लग रहा है, तो एक पे कितना लगेगा, 50/2, वो तुम्हारी इंटेंसिटी हो गई। 5 किलो पे 10 फोर्स लग रहा है, तो एक पे 10/5, 2 तुम्हारी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो फोर्स पर यूनिट मास तुम्हारा इंटेंसिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहां होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। समझ गए बच्चों? ये क्या आ गया? तो बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट ए पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फिर बच्चों मैंने तुम्हें बताया था इंटेंसिटी फोर्स बाई मास, वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट न्यूटन पर केजी, डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें अटेम्प्ट करो। एग्जांपल बच्चों इसमें तुम लिख लो, force experienced by 0.2 kg particle, force experienced by 0.2 kg particle, force experienced by 0.2 kg particle at a point is 4i minus 2j plus 6k, 4i minus 2j plus 6k, force experienced by 0.2 kg particle at a point, ये calculate gravitational field intensity, calculate gravitational field intensity at that point, calculate gravitational field intensity at that point। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपके दिमाग में रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया। एक बार बस कर लो, मैं चेक कराता हूं। ठीक है, तबीयत ठीक है अब? ओके बच्चों, अटेम्प्ट कर लिया होगा। अभी अभी बच्चों हमने डिस्कस किया इंटेंसिटी होती है फोर्स बाय मास, तो 0.2 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो बच्चों मैं आंसर लिख रहा हूं 20i, बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई थिंक डिवीजन तुम्हें आता है, 60/2 30 के। चेक करो बच्चों, मेरा डिवीजन थोड़ा वीक हो सकता है, अगर कहीं मिस्टेक हो तो चेक करो। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब वापस समझो। इसी में मैं पूछता हूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी बताओ। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। बच्चों बताओ, इस फॉर्मेट में अगर कोई वेक्टर लिखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सबका ठीक है ना? तो अब इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछता हूं तो मैग्नीट्यूड बच्चों तुम्हारा 20², 10², 30²। मान लो 10 तुम कॉमन ले लो तो 4, 1 5 और 9 14, शायद से ये आ जाना चाहिए। कोई मिस्टेक? 4 + 1 + 9, तो 9 10, हाँ सही किया बच्चों मैंने, कोई मिस्टेक तो नहीं ना? चेक करो बच्चों, मैग्नीट्यूड समझ पाए? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? ठीक है, अब वापस समझो बच्चों, यहां मैंने फोर्स दिया था, इंटेंसिटी पूछी थी। किसी किसी क्वेश्चन में रिवर्स होता है, तुमसे बोला कि भाई इंटेंसिटी है मान लो 2i + 3j, 5 किलो पे बताओ फोर्स क्या लगेगा? बोलो बच्चों, 10i + 15j। समझ गया ना बच्चों? फोर्स दिया है, इंटेंसिटी कैसे लिखोगे? फोर्स बाय मास। इंटेंसिटी दिया है, फोर्स कैसे लिखोगे? मास इनटू इंटेंसिटी। पॉइंट समझ गए बच्चों? लगभग एक्सेलरेशन की तरह से मान सकते हो। फोर्स इक्वल टू ma, ए कैसे लिखोगे? F/m, और ए कैसे लिखोगे? F, मतलब फोर्स ma। समझ गए ना? हटा दो बच्चों इसे। इंटेंसिटी क्या होती है दिमाग में फिट हो गया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास।
इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है बच्चों, देखते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। अब समझो बच्चों, ये m मास का पार्टिकल है, यहां r डिस्टेंस पे स्मॉल m मास का पार्टिकल है। बच्चों बताओ, इस स्मॉल m पे फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट साइड। कितना लगेगा? जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही तो लगेगा। अब मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी मेरी क्या होती है? फोर्स अपॉन मास। इंटेंसिटी मेरे पास क्या होती है? फोर्स अपॉन मास। तो ये पी पॉइंट है, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो बच्चों इंटेंसिटी मैं कैसे लिखूंगा? फोर्स बाई मास। बच्चों इसको मास से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास इंटेंसिटी क्या बचेगी? जी एम बाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ हो? समझ गए बच्चों? छाप लो इतना फटाफट। इधर कोई डाउट हो मुझसे पूछो। इंटेंसिटी बच्चों तुम्हारे पास कितनी आ गई? जी एम बाई आर स्क्वायर। कर लो फटाफट। बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बच्चों क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो समझो। ऐसी जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं उसको समझो। मान लो बच्चों 3 मीटर, किसी पार्टिकल से 3 मीटर की डिस्टेंस पे इंटेंसिटी 10 है। 3 मीटर की डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी है? 10। तो बच्चों अगर मैं डिस्टेंस डबल करके 6 कर दूं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। मान लो मैंने डिस्टेंस डबल कर दी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1/4। डबल डिस्टेंस करोगे तो 1/4। तो पहले 10 थी, अब नहीं कितनी होगी? पहले 10 थी, अब नहीं कितनी होगी? 10/4। कितनी होगी? 10/4। मान लो बच्चों डिस्टेंस ट्रिपल कर दी तो ट्रिपल का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 10/9। डिस्टेंस आधी कर दी 1.5 मीटर, बढ़ेगी या कम होगी? कितने टाइम्स हो जाएगी? समझ गए? फिर स्मॉल वेरिएशन बच्चों मैंने तुम्हें जो सिखाया था, मान लो 2% डिस्टेंस बढ़ा दी या 1.2% बढ़ा दी। 1.2% डिस्टेंस बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? 2.4। जो पावर होगी वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर बताओ, मान लो 1.3% बढ़ा रहे हो, अब कितनी बढ़ेगी? 2.6। कम कर रहे हो तब कितनी बढ़ेगी? 2.6। स्मॉल वेरिएशन क्लियर है? ठीक है, अब वापस समझो बच्चों। बेसिक्स क्वेश्चन क्लियर है? अब इसी को बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। इतना कंप्लीट कर लिया ना? कोई दिक्कत? तो पॉइंट चार्ज की वजह से या पॉइंट मास की वजह से बच्चों इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया? बोलो बच्चों, आवाज नहीं आई बच्चों? पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया? जीएम बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस ध्यान से समझना, कल इस पार्ट में किसी बहुत लोगों को डाउट था। मान लो ये डायरेक्शन बच्चों ईस्ट है। कौन सी है? ईस्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल किस तरफ है? इसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन ईस्ट है। तो जो पी पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट किस तरफ है? वापस बताओ, इसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट किस तरफ है? ईस्ट। और इसमें फोर्स कहां लग रहा है? वेस्ट। तो बच्चों फिर बताओ, पी पॉइंट की डायरेक्शन किस तरफ है? पी पॉइंट की डायरेक्शन ईस्ट। और फोर्स किस तरफ है? वेस्ट। अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? तो माइनस लगाओगे क्या? ठीक है, अब समझो, जहां फोर्स होगा वहीं इंटेंसिटी होगी। जहां फोर्स होगा वहीं इंटेंसिटी होगी। तो बताओ उस पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्ट। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? वेस्ट। तो जैसे हमने कल पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही
अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इतना छाप लिया ना बच्चों। अब इसमें लिख लो इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इंटेंसिटी लिखूंगा तो बच्चों मैं कल सिखा चुका हूं, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। जी एम एम बस एम से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। आर वेक्टर बच्चों तुम्हारा क्या होगा, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है का पोजीशन वेक्टर माइनस जिस पार्टिकल की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है का पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों नॉर्मल लैंग्वेज में जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर, जिस पॉइंट पे बच्चों इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर, तो जहां तुम्हें इंटेंसिटी पूछी गई है माइनस जिसकी वजह से इंटेंसिटी पूछी गई है। कनेक्ट कर पाए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत इसमें? कर लो फटाफट। बोलो बच्चों जिसको डाउट हो। पीवी पोजीशन वेक्टर, पीवी बच्चों पोजीशन वेक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, चाहो तो पूरा लिख देता हूं। निकालनी है का पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? अभी कहीं कोई तकलीफ? ओके, अब बच्चों एग्जाम्पल इसमें देखना। बच्चों ये सिचुएशन है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप देखो यहां है एक 1 kg का पार्टिकल, यहां है एक 2 kg का पार्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों तुम्हारा P, ये पॉइंट P। ये डिस्टेंस बच्चों मैंने तुमको दे दी। ये पॉइंट बच्चों मान लो 2√3 मीटर, ये भी 2√3 मीटर और ये भी 2√3 मीटर। ठीक है, या चलो थोड़ा सिंपल ही रख लेते हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। बच्चों मान लो ये 2, ये भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें लिख लो कैलकुलेट, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुम क्या करो सबसे पहले तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, 1 kg, 2 kg और P का कोऑर्डिनेट लिख लो। तुम्हें P पे इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, दोनों का वेक्टर सम, ये तुम्हें करना है। समझ गए बच्चों? एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर मैं चेक करवाता हूं। सबसे पहले बच्चों तुम जैसे सेंटर ऑफ मास में सीखे होंगे, रोटेशनल में भी सीखे होंगे, कोऑर्डिनेट लिखना है।
हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। याद रहे बच्चों, सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, सबका फेस सामने की तरफ से हो। हेलो, ओके। तो बच्चों अब एक बार देखते हैं, अटेम्प्ट कर लिया होगा। बच्चों मुझे बताओ 1 kg पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। अब मुझे बताओ 2 kg के 2,0। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0। बच्चों जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, पूरा 2 मीटर है तो ये कितना होगा? 1 मीटर। फिर मुझे ऐसे ऊपर चलना पड़ेगा। बच्चों आज ही हमने डिस्कस किया है, ये 60 एंगल होता है, तो 2 sin 60, 2 इंटू √3/2 यानी कि √3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों इधर 1, इधर √3, तो 1,√3। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? हाथ दो में इधर, ठीक है, इधर फोकस करो। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब वापस समझो, मैं इसकी वजह से इंटेंसिटी लिख रहा हूं, इसकी वजह से। तो देखो बच्चों, -G1 R वेक्टर। R वेक्टर बच्चों कैसे लिखोगे? जहां इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर, जहां इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर। बच्चों इससे 0 0 सेपरेट करोगे क्या मिलेगा? तो तुम्हें मिलेगा I प्लस √3J। तो माइनस का GM R वेक्टर अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 2 का क्यूब। इसकी कहानी खत्म हो गई। प्लस दूसरे का -G। बताओ बच्चों दूसरे का मास 2 किलो। अब R वेक्टर बच्चों जहां इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर, जहां इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर, तो बच्चों 1 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -1। तो तुम लिखोगे -I। √3 से 0 जाएगा √3J, और इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब यानी कि 2 क्यूब। क्लियर है बच्चों? ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, यहां -GI, यहां प्लस का 2GI, -GI प्लस का 2GI। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा? G तो कॉमन आ गया, प्लस का I बचा। यहां माइनस का √3, यहां भी बच्चों माइनस का 2√3, तो कितना बचेगा? माइनस का 3√3J। बच्चों चेक करो अगर मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों ये 2 पार्टिकल के लिए था, 2 हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो, फर्क नहीं पड़ता। एक बार तुमने कंसेप्ट सीख लिया, हर एक में तुम्हें वही चिपकाना। समझ पाए बच्चों? इधर तो दिमाग में क्या फिट रखना है? आर वेक्टर में तुम कंफ्यूज होगे। आर वेक्टर में, आर वेक्टर कैसे लिखोगे? जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है माइनस अदर। बोलो बच्चों कोई डाउट हो पीछे? क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है बच्चों? बोलो बच्चों क्लियर है? आवाज नहीं आई बच्चों? अभी भी आवाज नहीं आई? ओके, हटा दूं बच्चों इसे, ठीक है ना? बोलो। अच्छा कर लो बच्चों, कर लो बच्चों इसे, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों जिसका हो गया हो, जो मैंने तुम्हें एक सीट प्रोवाइड की है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करें, लेकिन याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, सबका फेस सामने हो, कोई भी डिस्कशन ना करे। जिसका ये वाला हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करें, जो मैंने तुम्हें एक सीट प्रोवाइड की। ठीक है बच्चों, जो मैंने तुम्हें डीपीपी एक प्रोवाइड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करें। यही वाली
सीट जो मैंने तुम्हें दी है, डीपीपी मान लो, सीट मान लो, जो भी मान लो उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। पहली वाली सीक्वेंस में चलेगी, हाँ डीपीपी जो, ठीक है ना। आगे बच्चों याद रखो, सीट से मेरा मतलब या डीपीपी से मेरा मतलब यही होगा, जो आज हमने होमवर्क में डिस्कस किया है वो सीक्वेंस में चलेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तब दूसरी स्टार्ट होगी। तो दिमाग में रखें बच्चों, जब भी मैं बोल रहा हूं वो पहली सीट या पहला डीपीपी ही बोल रहा हूं, वो सीक्वेंस में ही चलेगी, उसके खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो। तो बच्चों जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है उसे अटेम्प्ट करो, बिना आपस में डिस्कशन किए सेल्फ से अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। और याद रहे अपना डीपीपी वगैरह सब कुछ रेगुलर लेके आए, कॉपी क्लास की, होमवर्क कॉपी सब कुछ रेगुलर लेके आना। बच्चों अभी इस वाले को हटा दूं, ठीक है बच्चों, ये मैं हटा रहा हूं। अटेम्प्ट कर लिया बच्चों, कर लो। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो, तुम बोलो। और कोई बच्चों? ओके बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग समझो। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है, दो पार्टिकल हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास है 2 है। एक का मास बच्चों कितना है, बोलो बच्चों। एक का मास कितना दिया है m, दूसरे का मास 2 है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d। तुमसे क्या पूछा है, कहां पे इंटेंसिटी 0 होगी। तो बच्चों इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। समझने के लिए ऐसे मान सकते हो 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है, 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है एक तरीके से वो इंटेंसिटी, 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हारी क्या है, इंटेंसिटी। समझने के लिए अब जब भी तुम्हें इंटेंसिटी वगैरह कुछ पूछा जाए तो 1 kg रख के चेक कर लो। जैसे मान लो बच्चों मैंने यहां 1 kg रखा, बच्चों बताओ ये इसको किस तरह फोर्स लगाएगा, पहला वाला इस 1 kg को कहां फोर्स लगाएगा, लेफ्ट राइट। बच्चों आवाज नहीं आई, कहां फोर्स लगाएगा, अभी भी आवाज नहीं आई बच्चों, राइट। 1 kg पे ये कहां फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स से इधर खींचेगा। बच्चों फिर बताओ कहां फोर्स लगाएगा, कहां फोर्स लगाएगा, राइट। ठीक है भाई, अब बताओ वो 2m वाला इस 1 kg को कहां खींचेगा, राइट। तो दोनों जुड़े की घटे, दोनों जुड़े की घटे। बच्चों आवाज नहीं आई, जुड़े। तो 0 हो पाएंगे क्या, 0 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों यहां तुम्हारी किसी भी हालत में 0 होने वाली नहीं है। अब यहां 1 kg रखो, ये बताओ इसको कहां खींचेगा, लेफ्ट। वो वाला कहां खींचेगा, दोनों जुड़े की घटे, 0 होगा, यहां भी नहीं हो पाएगा। अब मान लो यहां 1 kg रखो, ये कहां खींचेगा,
ये कहां खींचेगा? हो सकता है कि किसी डिस्टेंस पे ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, हो सकता है किसी डिस्टेंस पे ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, एक दूसरे को काट पीट देंगे, नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। मान लो बच्चों ये डिस्टेंस तुम्हारी x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? d माइनस एक्स। अब इसका फोर्स लिखो gm 1/x², या इंटेंसिटी लिखनी है तो इस वन को मत लिखो, बात एक ही है। अब इसका लिखोगे तो g 2m। बच्चों बताओ इससे डिस्टेंस कितनी है? d माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चों वापस समझो, g और m कट गए। अधिकतर बच्चे यहां आके कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कंफ्यूज हो जाओगे, सॉल्व करना मुश्किल होगा। इस स्टेप पे बस तुम्हें ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे यहां के बाद मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेप के बाद हमेशा ध्यान रखो तुम्हें अंडर रूट लेना है। क्या करना है? बोलो बच्चों, क्या करना है बच्चों? बच्चों आवाज नहीं आ रही। अंडर रूट लेना है, तो यहां अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? 1/x√2 d माइनस एक्स। ये समझ गए बच्चों? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d माइनस x√2x, तो d यहां से बच्चों x प्लस √2x, x बच्चों यहां से आ गया d/√2 प्लस 1। वही तुमसे पूछा है, तो d/√2 प्लस 1। तो बच्चों वापस देखो, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों हमने ये इससे लिया है, तो इससे x डिस्टेंस यानी कि इस वाली डिस्टेंस में, अगर मान लो इससे पूछता है 2m से, 2m से अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो d माइनस डी, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा? √2d/√2 प्लस 1। अब चेक करो, 2d/√3 प्लस 1 पूरी तरह से गलत है, 2d/√3 माइनस 1 पूरी तरह से गलत है, d/1 प्लस √2 वहां से सही है, d वाला गलत है। आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? चेन्नई। एक बार बच्चों कंप्लीट करो, मैं फिर वापस डिस्कस करता हूं। समझ गए बच्चों? इनको अपनी जो क्लास की कॉपी है, नोट्स कॉपी, उसी में बस ऐसे लिख सकते हो, जैसे इन डीपीबी इस पे नंबर होगा, शायद कोई नंबर है क्या इस पे? हाँ, तो ऐसे ही शॉर्ट में बस लिख लो DPP1 क्वेश्चन, जो भी नंबर है 15, और फिर उसका सॉल्यूशन आप उसी क्लास बुक की कॉपी में लिख सकते हो। इससे तुम्हें याद रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन ये नंबर का था, और जब भी चाहिए आप कनेक्ट कर पाओगे। समझ पाए बच्चों? और इन डीपीपीज को बच्चों एक प्रॉपर फाइल या इसी में चिपका के रख लेना, समोसा वमोसा खाने में यूज मत करना, ठीक है ना? उसके लिए बाकी पेपर यूज कर लेना, ठीक? तो इतना एक बार कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसे वापस डिस्कस करता हूं। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, इस तरह के काफी क्वेश्चंस रहते हैं। हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है इंटेंसिटी जीरो कहां होगी? बीच में कहीं। इंटेंसिटी लेफ्ट राइट जीरो नहीं होगी, कहां होगी? बीच में। उसमें भी बच्चों अगर देखोगे तो हमेशा छोटे वाले के पास में होगी। कहां जीरो होगी? छोटे वाले के पास में। क्यों? क्योंकि छोटे वाले का फोर्स वैसे कम है, अगर उसे अपना फोर्स उसके बराबर करना है तो डिस्टेंस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो इंटेंसिटी जीरो कहां पे होगी? छोटे वाले के पास में, और दोनों के बीच में ही कहीं होगी, लेफ्ट राइट नहीं होगी। केवल बच्चों अब तुम्हारा डेटा बदलेगा, जैसे m और 2m है, m और 4m कर दिया, m और 9m कर दिया, 10 और 20 किलो कर दिया, 10 और 40 किलो कर दिया, डिस्टेंस कुछ और कर दी, पर कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है। कंसेप्ट यही रहेगा, इसकी और इसकी इंटेंसिटी बराबर कर दो, 0। और याद रहे इसी स्टेप पे आके तुम अटकोगे। यहां तुम जल्दबाजी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना तुम्हें फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, तुम छोड़ दोगे। और यही तुम आराम से यही अंडर रूट ले लोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अभी बच्चों ये क्लियर है? समझ गए बच्चों? ठीक। ये x, ये d माइनस एक्स, इसकी इंटेंसिटी सेम कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर।
ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर है? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मे बी सेंटर ऑफ मास में तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा होलोस्फीयर, रोटेशनल में भी पढ़ा होगा होलोस्फीयर, ठीक है ना। जो प्लास्टिक की बॉल होती है उसी को बच्चों हम होलोस्फीयर या स्फेरिकल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होलोस्फीयर या स्फेरिकल सेल। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों एक सेल थ्योरम होती है, इसे मान के चलना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। सेल थ्योरम एक होती है, वो इंजीनियरिंग वगैरह में रहती है, बस हम उसका एक रिजल्ट लेके चलते हैं कि बच्चों अगर कोई होलोस्फीयर है, कोई होलोस्फीयर है, उसके अंदर अंदर बच्चों बताओ मास क्या होगा? अंदर मास क्या होगा? जीरो। तो अंदर मास जीरो है, तो उसके अंदर कोई मास नहीं है, तो उसके अंदर इंटेंसिटी तुम्हारी क्या होगी? जीरो। तो होलोस्फीयर के अंदर बच्चों इंटेंसिटी तुम्हारी क्या होगी? जीरो। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों हेडिंग तुम लिख लो फिर, इंटेंसिटी ड्यू टू सेल, इंटेंसिटी ड्यू टू सेल, सेल या होलोस्फीयर बोल सकते हो। इसका मास बच्चों m है, रेडियस बच्चों r, इसका मास m, रेडियस r, ठीक है बच्चों। याद रहिए सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, स्फीयर। होलोस्फीयर या होलोस्फेरिकल सेल, सर्कल जैसा जरूर दिख रहा है बट है ये क्या? होलोस्फेरिकल सेल। समझ गया ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों मैंने तुम्हें बताया सेल थ्योरम की वजह से, वो अपने सिलेबस में नहीं है, बस मान के चलना। सेल थ्योरम की वजह से इसके अंदर इंटेंसिटी क्या होगी? बोलो बच्चों, आवाज नहीं आई। इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? इंटेंसिटी क्या होगी? अभी भी आवाज नहीं आई, आधे बच्चे सो रहे हैं। इंटेंसिटी जीरो। अब बताओ, मैंने यहां 2 किलो का पार्टिकल रखा, उस पर फोर्स क्या होगा? बोलो बच्चों, फोर्स होता है मास इंटू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी है? तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स जीरो। यहां मान लो 12 किलो का रखूंगा तो यहां रखूंगा, यहां रखूंगा। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, इंटेंसिटी इनसाइड सेल कितनी होगी? जीरो। सेल के अंदर इंटेंसिटी बच्चों क्या होगी? जीरो। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? हम इसे आगे भी यूज करेंगे तो दिमाग में फिट होना चाहिए। सेल के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी? सेल के अंदर इंटेंसिटी जीरो। क्लियर है? अब वापस समझो बच्चों, न्यूटन्स लॉ याद करो। एक पॉइंट मैंने उसमें लिखवाया था, किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट मास या स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैं यहां इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं आउटसाइड, आउटसाइड। ये मान लो बच्चों पी पॉइंट है, पी पॉइंट। तो यहां 1 kg का पार्टिकल रखो, उसका मास कितना है? बोलो बच्चों, उसका मास m। तो फोर्स कितना लगेगा? g, कैपिटल M, 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और 1 पे जो फोर्स लगता है वही क्या होती है? इंटेंसिटी। तो अगर मैं आउटसाइड इंटेंसिटी लिखता हूं, आउटसाइड इंटेंसिटी, तो बच्चों वो पॉइंट मास की तरह से बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह से बिहेव करेगा। तो मैं लिख रहा हूं E आउटसाइड GM और जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। खत्म। समझ गया बच्चों? अब यही मैं सरफेस पे लिखता हूं, तो बच्चों सरफेस का मतलब होता है सरफेस से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चिन्ना सा बाहर। तो सरफेस से थोड़ा सा बाहर, तो थोड़ा सा बाहर बच्चों अगर तुम ऐसे कंसीडर करोगे तो बताओ सेंटर से डिस्टेंस क्या हुई? R। तो सरफेस से मतलब होता है सरफेस से थोड़ा सा बाहर। थोड़े से बाहर की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम डिस्टेंस क्या मानते हैं? कैपिटल R के बराबर। तो एक तरीके से बच्चों सरफेस वाला पॉइंट कहां हुआ? आउटसाइड। थोड़ा सा बाहर मतलब बाहर ही तो है, तो वो पॉइंट भी तुम्हारा कहां हुआ? आउटसाइड। आउटसाइड अगर हुआ तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस डिस्टेंस क्या लोगे? R।
तो सरफेस पे बच्चों इंटेंसिटी आई या ई दोनों से लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया, ठीक है ना। सरफेस पे अगर मैं लिखता हूं तो जी एम कैपिटल आर स्क्वायर। याद रहे सरफेस का मतलब सरफेस से थोड़ा बाहर। कई बच्चे सोचेंगे नहीं सर थोड़ा अंदर ले लें, ऐसा नहीं है। जनरल मतलब ये होता है सरफेस से थोड़ा सा बाहर। इतना छाप लो बच्चों, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। इसी का बच्चों अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जैसे मान लो बच्चों मैंने सेंटर से चलना शुरू किया, रेडियस 5 मीटर है, तो मान लो मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं और जा रहा हूं। बच्चों बताओ यहां इंटेंसिटी कितनी मिलेगी मुझे? यहां इंटेंसिटी 0, और जैसे ही बाहर आऊंगा वैसी कितनी हो गई ये, और उसके बाद कम होती जाएगी। इन्फानाइट पे कितनी होगी? इन्फानाइट पे 0। तो बच्चों ग्राफ बनाऊंगा तो शुरू में 0 0 0 0 0 0, अचानक सरफेस पे प्रकट हो जाएगी तुम्हारी जी एम बाई आर स्क्वायर, और फिर तुम दूर जाओगे तो वो घट घट के ऐसे 0। तो 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हाइपरबोलिक टाइप ही होता है, ये आ जाएगा। इतना बच्चों और कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, कर लो फटाफट। इधर बच्चों समझ गए? अब जो याद रखने वाली चीज है बच्चों वो ये है कि सेल के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है, हम इसे आगे भी यूज करेंगे। बाहर वो कैसे बिहेव करेगा? जैसे एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास है। ठीक है बच्चों, ग्राफ क्लियर है बच्चों? अंदर इंटेंसिटी 0, जैसे ही बाहर गए ये आ गए। ठीक है, सबने कर लिया बच्चों? कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बाकी बच्चों जिसका हो गया हो वो चाहे तो 12, 13, 14, 16 ये सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, कर सकता है। लेकिन बच्चों मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो एज ए होमवर्क है। लेकिन हाँ, जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं वो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अप टू 16 तक, लेकिन उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एज ए होमवर्क है। ठीक, बच्चों अभी नोट कर लिया सबने? ये कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, अभी हटा दो। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट। जैसे बच्चों बताओ, अर्थ की वजह से ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8। ऐसी किसी भी प्लैनेट की वजह से अपना एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो कितना होता है, कैसे आता है, उसके बारे में बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अब तुम हेडिंग लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। ठीक है,
इसी में बच्चों नियर सरफेस, सरफेस के आसपास देख रहे हैं। कहां पे देख रहे हैं? सरफेस के आसपास, ठीक है, सरफेस के आसपास। बच्चों अब तुम ये समझो, मान लो अर्थ की रेडियस बच्चों अगर तुम्हें पता हो तो बताओ लगभग कितनी होती है? बोलो बच्चों, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो अर्थ की रेडियस बच्चों 6400 किलोमीटर, समझ गए बच्चों? अब अर्थ पे अगर हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखें, सबसे हाईएस्ट पॉइंट बच्चों कौन सा है? बोलो बच्चों, या सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग? बुर्ज खलीफा। लगभग कितनी ऊंची है? 848 मीटर, सही है, लगभग इतनी है। 1 किलोमीटर मान लेते, 1 किलोमीटर। जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग मान लो लगभग 1 किलोमीटर ऊंची है। अब ये 6400 और वो 1 किलोमीटर। मान लो तुम बुर्ज खलीफा के ऊपर भी चढ़ गए तो 6400 के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर क्या है? नेग्लिजिबल। अब मान लो माउंटेन्स की बात करें तो सबसे ऊंचा माउंटेन्स लगभग हाइट लगभग 8 किलोमीटर, 8200 कुछ मीटर है, लगभग 8 किलोमीटर मान, लगभग 8 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लगभग नेग्लिजिबल है। तो मेरा पॉइंट बच्चों यहां पे ये है कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो अर्थ के आसपास कर रहा हूं। कि भाई हम मान लो सरफेस पे खड़े हैं, मान लो एजुकुल की छत पे चढ़ जाएं, या बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ, या मान लो तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, कोई बहुत ज्यादा हाइट का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये पार्टिकल मान लो सरफेस से थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे सरफेस पे कहीं भी हो सकता है, हम आसपास के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों बताओ लगभग इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। लगभग सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। थोड़ी बहुत हाइट होगी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं तो फोर्स बच्चों मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट मास या स्फेरिकल सिमेट्रिक पे लगा सकते हो। तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक्सीलरेशन चाहिए तो फोर्स बाई मास, एक्सीलरेशन होता है कितना आया? जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसी एक्सीलरेशन को बच्चों हम स्मॉल जी बोल देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अर्थ हो, कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, तो मैंने जीपी लिख दिया। जीपी से मतलब कोई भी प्लैनेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी एम बाई आर स्क्वायर, इतना कर लो बच्चों। तो किसी भी प्लैनेट का बच्चों एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। अब एम इसमें क्या है? मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। आर बच्चों रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो बच्चों अब समझो, जी तुम्हारा क्या आया? जी एम बाई आर स्क्वायर। जी तुम्हारा जी एम बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब इसी में बच्चों एक चीज समझना, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम यहां से क्या आएगा? जी आर स्क्वायर, जी एम जी आर स्क्वायर। वो दिमाग में रहना चाहिए, आगे मैं कई जगह यूज करूंगा या थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगा। इतना क्लियर है। अब बच्चों इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं एक बार बता रहा हूं, उस पर फोकस करो। मान लो बच्चों अर्थ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वापस बताओ किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की। अर्थ पे सरफेस पे एक्सीलरेशन क्या होता है? 9.8। एक बार मैं थोड़ा सा आसानी के लिए 10 मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं? 10। तुमसे क्वेश्चन बोलते हैं कि मान लो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अर्थ का मास डबल हो गया, रेडियस वही रही, मास क्या हो गया? डबल। तो बच्चों मास डबल हो गया तो बताओ अर्थ पे जी की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? डबल। तो अब कितनी हो जाएगी? 20। अब कितनी हो जाएगी? 20। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? वापस समझो, मास डबल कर दिया तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
कितनी हो जाएगी 20। अब तुमसे बोलेंगे कि पहले तुम किसी को 20 मीटर ऊंचा फेंक पा रहे थे, पहले तुम किसी को 20 मीटर ऊंचा फेंक पा रहे थे, अब कितना ऊंचा फेंक पाओगे? 10। क्योंकि बच्चों याद करो हाइट का फॉर्मूला u²/2g। तुम्हारा g कितना हो गया? डबल। g कितना हो गया? डबल। तो पहले अगर तुम 10 मीटर ऊपर फेंक पा रहे थे तो अब आधा ही फेंक पाओगे। समझ गए बच्चों? फिर समझो, तुमसे कहा पहले इस पार्टिकल को तुम प्रोजेक्टाइल में 20 मीटर दूर फेंक रहे थे। कितना दूर फेंक रहे थे? 20 मीटर। अब प्रोजेक्टाइल में रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? अब बताओ ग्रेविटी कितनी हो गई? ग्रेविटी कितनी हो गई? डबल। तो पहले मान लो तुम्हारी रेंज 30 मीटर थी, अर्थ ने अपना मास डबल कर लिया तो कितनी हो जाएगी? 15, आधी हो जाएगी। समझ गए? फिर तुमसे कहते हैं जैसे मान लो तुम जंप करते हो, जंप करते हो तो अभी तुम ऐसे खुद से 2 फीट जंप कर पा रहे, 2 फीट जंप। अब अर्थ ने अपना मास बढ़ा के डबल कर लिया, तो पहले मान लो तुम 2 फीट जंप कर रहे थे, अर्थ जब अपना मास बढ़ा लेगी तो कितना जंप कर पाओगे? समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत? अब तुमसे कहते हैं मान लो पहले किसी ऑब्जेक्ट का वेट 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 था 500 न्यूटन। कितना था? 500 न्यूटन। अर्थ ने अपना मास बढ़ा के डबल कर लिया, नया वेट क्या होगा? नया वेट 1000, क्योंकि डबल हो जाएगा। समझ गए ना? मास पे कोई फर्क पड़ेगा? मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। वेट जरूर कम ज्यादा होगा लेकिन मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पाए बच्चों? ठीक है। मान लो अर्थ अपना मास 3 गुना कर लेता, 3 गुना, तो ग्रेविटी कितना होता? 3 गुना। फिर इसी तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे? कोई दिक्कत? ठीक है, वापस आओ। अर्थ ने मास तो वही रखा, मास को चेंज नहीं किया, लेकिन अपने आप को सिकोड़ लिया, अपने आप को सिकोड़ लिया और सिकोड़ के रेडियस हाफ कर ली। कितनी कर ली? तो अगर अर्थ अपने आप को सिकोड़ के आधी कर ले, जी वही है, एम वही है, बताओ ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी कितना होगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स होगा तो आप बताओ हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट मान लो तुम किसी पार्टिकल को कितना ऊंचा फेंक पाओगे पहले के कंपैरिजन में? 1/4। रेंज 1/4। खुद कितना जंप कर पाओगे? 1/4। वैसे ही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। अब मान लो अर्थ फूल गई और उसकी रेडियस डबल हो गई, रेडियस डबल हो गई, तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 1/4। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 4 गुनी, रेंज 4 गुनी। सेम तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। वापस समझो बच्चों। फिर स्मॉल वेरिएशन वाले क्वेश्चन, स्मॉल वेरिएशन। मान लो मास वही रहा, मास वही रहा, रेडियस 1.5% कम हो गई, रेडियस 1.5% कम होगी तो ये कितना बढ़ेगा? 3%। समझ पाए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों तुम इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19, ये 2 अटेम्प्ट करो। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19। बच्चों आई थिंक ये लिख लिया होगा, इसे हटा देता हूं। ठीक है ना? नहीं लिखा क्या? ठीक है, लिख लो। सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, कोई डिस्कशन नहीं करना है। ठीक हो? बच्चों ये सब ने लिख लिया? ठीक है।
बच्चों अब हैंड राइज करें जिससे 17 हुआ हो। हाँ तुम बोलो। सही है बच्चों, बॉम्बे करेक्ट है। समझो बच्चों, जी एम बाई आर स्क्वायर, मास बच्चों तुमको दिया है m बाई 7 और रेडियस बच्चों तुमको दी है r बाई 2 हाफ। तो बच्चों जी एम 7 आर स्क्वायर ऊपर 4, तो बच्चों पुराने के कंपैरिजन में 4 बाई 7 हो गया, मास 1 बाई 7, रेडियस हाफ, तो इसका ऊपर 4 ये आया। तो पुराने के कंपैरिजन में बच्चों 4 बाई 7 टाइम्स ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी अगर 4 बाई 7 टाइम्स हो गया है तो वेट भी तुम्हारा 4 बाई 7 टाइम्स हो जाएगा। अगर डबल ग्रेविटी होता तो वेट डबल, ट्रिपल होता तो ट्रिपल, 4 बाई 7 है तो 4 बाई 7। तो पहले तुम्हारा था 700 ग्राम वेट इंटू 4 बाई 7, कितना आ गया 400 ग्राम वेट। नया वेट तुम्हारा कितना हो गया बच्चों 400 ग्राम। मास तुम्हारा हुआ 1 बाई 7, रेडियस हुई हाफ, हाफ का स्क्वायर बच्चों 4, जी m बाई 7 आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर जाएगा ये बन गया, तो 4 बाई 7 टाइम्स हुआ है, तो वेट भी बच्चों 4 बाई 7 टाइम्स। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। सही है, आंसर दे ली बच्चों। देखो मून पे एक्सीलरेशन 0.2 टाइम्स दिया, मून पे एक्सीलरेशन कितना दिया है 0.2 टाइम्स, तो रेंज बच्चों तुम्हारी होती है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब मून पे बच्चों एक्सीलरेशन है 0.2 टाइम्स यानी कि g बाई 5, तो 1/5 एक्सीलरेशन हो गया। 1/5 एक्सीलरेशन अगर हो गया है तो जो नई रेंज होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी। नई रेंज क्या हो जाएगी 5 टाइम्स। ग्रेविटी कम करोगे तो रेंज बढ़ेगी, समझ गए ना बच्चों। 1/5 अगर ग्रेविटी हो गई है तो रेंज कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स। आंसर बच्चों तुम्हारे पास दिल्ली। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई डाउट? चले आगे। ठीक है बच्चों हैंड राइज करें, सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट? चले आगे। ठीक है बच्चों इसे हटा दो, कोई डाउट तो नहीं ना? हटा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग बच्चों तुम लिख लो जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। जी इन टर्म ऑफ डेंसिटी, जी इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो बच्चों अपनी जो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट होलो स्फीयर होता है कि सॉलिड स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। सेब बच्चों परफेक्ट स्फीयर तो नहीं होता है लेकिन हम स्फीयर मान के चलते हैं। सेब परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है लेकिन हम स्फीयर मान के चलते हैं। इसका मास m, रेडियस r, डेंसिटी रो, डेंसिटी रो। तो अभी अभी बच्चों हमने सीखा था g अपने पास क्या था gm बाई आर स्क्वायर। कोई तकलीफ? ठीक है, अब देखो बच्चों मास को तुम कैसे लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। कोई दिक्कत? बच्चों आर स्क्वायर कट गए, जी तुम्हारे पास क्या आ गया 4/3 पाई जी आर रो। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। तो बच्चों ऐसा नहीं कि तुम्हें हर फॉर्मूले को रटना ही जरूरी हो, तुम्हें फॉर्मूले ड्राइव करना आना चाहिए। वो जिस सिचुएशन में पूछता है तुम्हें उस तरह से ड्राइव करना आना चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला कोई मुझे रटा हुआ नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पे मुझे ड्राइव करना आता है, तो वो प्रोसेस तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब वापस आते हैं इस पे। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बच्चों उसको ध्यान से समझो। जी एम बाई आर स्क्वायर, मास को तुमने क्या लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आर स्क्वायर कट गए, फॉर्मूला ये आ गया। यहां तक कोई तकलीफ? बच्चों बताओ 4/3 कांस्टेंट या वेरिएबल?
पाई कैपिटल जी। तो जो तुम्हारी ग्रेविटी आई एक तरीके से सम कांस्टेंट इनटू आर इनटू रो आ गई, सम कांस्टेंट इनटू आर इनटू रो। सी बच्चों एक तरीके से कोई कांस्टेंट हो गया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। अब तुमसे क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान से समझो। अर्थ ने अपनी डेंसिटी वही रखी, अर्थ ने अपनी डेंसिटी वही रखी और सिकुड़ के आधी हो गई। अर्थ ने डेंसिटी वही रखी लेकिन सिकुड़ के रेडियस आधी हो गई। तो बताओ नया ग्रेविटी कितने टाइम्स होगा, नया ग्रेविटी कितने टाइम्स होगा, हाफ टाइम्स। तुम दिमाग चलाओगे यहां से, तुम सोचोगे डेंसिटी वही है तो मास वही है, रेडियस आधी हो गई तो ग्रेविटी 4 टाइम्स, गलत है। समझ गए? तो पहला ख्याल तुम्हारे दिमाग में यहीं से आएगा। तुम यहां से सोचोगे कि रेडियस आधी हो गई मतलब ये 4 टाइम्स, वो गलत है। अगर उसने डेंसिटी वही रखने को बोला है इसका मतलब तुम्हें ये वाला फॉर्मेट यूज करना। समझ पाए? तो अब वापस देखो, डेंसिटी वही रखी, रेडियस आधी कर दी। बताओ बच्चों कितने टाइम्स, हाफ टाइम्स। डेंसिटी वही रखी, रेडियस 1/3, नया ग्रेविटी डबल हो गई 2 टाइम्स। इसका रिवर्स भी होता है, अर्थ ने रेडियस वही रखी, डेंसिटी ट्रिपल कर ली, बोलो 3 टाइम्स। फिर तुमसे दूसरे प्लैनेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, अर्थ पे ग्रेविटी कितना होता है 10। कोई एक ऐसा प्लैनेट है, कोई एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी रेडियस तो अर्थ से डबल है और डेंसिटी 3 गुनी है। तो बताओ वहां ग्रेविटी कितना होगा, 6 टाइम मतलब 60। मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है जिसपे रेडियस तो डबल है बट डेंसिटी 1/4 है, तो वहां ग्रेविटी क्या होगी, 2 और 4 हाफ, तो 10 का हाफ मतलब 5। तो किसी अदर प्लैनेट से रिलेट करवाते हैं। समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत? अब बच्चों जो मैंने तुम्हें सीट दी है उसमें क्वेश्चन नंबर अगली सीट पे, अगली डीपीपी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करो। फॉर्मेट क्लियर है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करो, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों आंसर किसी को बोलना नहीं है, जस्ट एक बार अटेम्प्ट कर ले। ओके बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। तुम बोलो। सही है बच्चों, आगरा बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो बच्चों जी सम कांस्टेंट आर इनटू रेडियस। तो मान लो बच्चों अर्थ पे जी, अर्थ सी, आर अर्थ, रो अर्थ। मून पे लिखोगे तो जी मून, सी आर मून, रो मून, इन दोनों का रेशो ये तो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, मून पे ग्रेविटी अर्थ से 1/6 दी है। मून पे ग्रेविटी अर्थ से कितनी दी है, 1/6। तो बच्चों देखना यहां जी, तो यहां क्या लिखोगे, g/6। अब आर ई बाई आर मून, अर्थ और मून की डेंसिटी का रेशो बच्चों 5/3। जी कट गए, 6 ऊपर, आर अर्थ आर मून 5/3। इसको वहां भेजते हैं, 18/5 आर अर्थ आर मून।
समझ गए बच्चों? हमसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ आर अर्थ, तो इसको यहां भेजो, तो आर मून तुम्हारे पास आ गया 5RE/18, 5RE/18 यानी कि आगरा। एक बार बच्चों फिर समझो, फॉर्मूला हमें पता है ये है, अर्थ के लिए जब मैं डिस्कस करूंगा ये आ गया, मून के लिए ये आ गया, दोनों का रेशो लिया ये आया। मून पे ग्रेविटी 1/6 दिया है तो G/6 ऊपर गया 6, ये रेशो 5/3 दिया है, बस सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हैंड राइज करें जिसको भी इस क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ लग रही, किसी को भी बच्चों कोई डाउट लग रहा हो पूछे, आराम से बेझिझक पूछे। तो इसी तरह से बच्चों क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूं, जनरली मैं काफी कुछ एग्जांपल ऐसे ही रिटर्न यूज करता हूं, उसका फायदा ये रहता है, जैसे स्टार्टिंग क्लास में मैंने बहुत सारे डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस करवाए, आगे भी करवाऊंगा, बट डायग्राम वाले क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चे ये दिक्कत करते हैं कि वो ये बोलते हैं सर आप क्लास में जो क्वेश्चंस करवाते हो वो क्वेश्चन तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम मॉड्यूल या सीट से क्वेश्चंस करते हैं तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए मैं रिटर्न क्वेश्चन अधिकतर देता हूं, जिससे कि लैंग्वेज को तुम पकड़ पाओ कि भाई लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो समझ में आना जरूरी है। क्योंकि डायग्राम मैंने बना दिया, क्वेश्चन समझा दिया, तो काफी हद तक क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है, तो वो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। लेकिन लैंग्वेज कैसे पकड़ना है उसके लिए तुम्हें लैंग्वेज पढ़ना या लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए। ये चीज क्लियर है बच्चों? अभी मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ किसी को? हटा दूं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जैसा मैंने तुम्हें बताया, अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी, जैसे बच्चों बताओ अपनी अर्थ किस शेप में होती है? स्फेरिकल। लेकिन बहुत प्रिसाइजली देखें तो वो ओवल शेप होता है। ओवल जैसे अंडे का शेप आपने देखा है, तो उस तरह का शेप वो होता है। तो जो अपनी अर्थ होती है वो पोल्स पे ऐसे पिचकी हुई होती है, पोल्स पे ऐसे पिचकी हुई होती है, इक्वेटर पे थोड़ी फैली हुई होती है। तो पोल्स पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। तो पोल पे रेडियस कम होने की वजह से वहां पे ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा है, वहां पे ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो बस फैक्ट है और उसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। लगभग पोल पे रेडियस 21 या 22 किलोमीटर कम रहती है। इतना कर लिया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी। ठीक है, हटा दो बच्चों इसे पीछे। क्लियर है ये? अब बच्चों फर्स्ट, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो बच्चों ये तुम्हारा पोल, ये तुम्हारा इक्वेटर, ये पोल, ये इक्वेटर। तो बच्चों इक्वेटर पे रेडियस पोल से थोड़ी ज्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस पोल से थोड़ी ज्यादा है। तो यहां रेडियस कम होने की वजह से थोड़ी सी ग्रेविटी ज्यादा है, थोड़ी सी ग्रेविटी ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि पोल पे ग्रेविटी इक्वेटर से थोड़ी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा है। अब लगभग, हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन लगभग बता रहा हूं, वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है अलग अलग बुक्स में, उतना फर्क नहीं पड़ता है। पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो इक्वेटर से लगभग 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्यादा होती है। लगभग, उतना एकदम फिक्स नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूं। समझ पाए बच्चों? तो बस ये फैक्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है, वो एज इट इज पता होना चाहिए कि पोल्स पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, रेडियस में फर्क करीब 21 किलोमीटर का है, उसकी वजह से थोड़ी सी ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा हो जाती है। वैल्यू उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, वो बस ऐसे ही बता दिए, ना ही वो 21 किलोमीटर मैटर करता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पोल्स पे थोड़ी पिचकी हुई है, रेडियस कम है, उस वजह से पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है। बस ये फैक्ट पता होना चाहिए। समझ गए बच्चों? ठीक बच्चों, ये इलिप्टिकल शेप दिख रहा है,
इलिप्टिकल नहीं है, इलिप्टिकल 2D ज्योमेट्री होती है, समझ रहे हो? वो ओवल शेप है, ओवल मतलब 3D ज्योमेट्री, ठीक है ना? तो वो 3D ज्योमेट्री बन नहीं सकती है, बट आई थिंक समझ गए होंगे। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? अब इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है या रुकी रहती है? अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है या रुकी हुई रहती है? घूमती है। अब बच्चों तुम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो, कोई भी घूमती हुई चीज अगर तुम उसमें वर्क कर रहे हो तो वो एक नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम है। नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम में जब तुम वर्क करोगे तो तुम्हें एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। यहां इस स्यूडो फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों बताओ, सेंटर की तरफ लोगे या दूर लोगे? सेंटर से दूर। समझ गए बच्चों? इतना छाप लिया बच्चों? सबने कर लिया? इतना कर लिया? हटा दो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, सेकेंड बच्चों लिख लो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो बच्चों ऐसे अर्थ घूम रही है, यहां बच्चों पोल्स होते हैं, नीचे भी पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब यहां मान लो बच्चों कोई पार्टिकल है m मास का, इसका इक्वेटर से एंगल लैम्डा है, तो टेक्निकली उसे बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। टेक्निकली उसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड एंगल। तो बच्चों ये पार्टिकल जो है वो भी घूम रहा होगा, बोलो घूम रहा होगा कि नहीं? बच्चों बताओ, यहां तुम खड़े हो, अर्थ घूम रही है तो तुम भी घूमोगे या नहीं? घूमोगे। किस सर्कल में घूमोगे? इस सर्कल में, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस बच्चों, अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। बच्चों ये एंगल लैम्डा, तो ये एंगल भी लैम्डा, ये एंगल भी लैम्डा, ये एम मास, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स बच्चों mg, सेंटर की तरफ फोर्स mg, इसका इधर कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। बच्चों वापस समझो, कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी है, इधर तुम दोनों, कोई भी पार्टिकल कहीं पे है, उस पे सेंटर की तरफ अर्थ क्या फोर्स लगाएगी? mg। सेंटर की तरफ फोर्स क्या लगाएगी? mg। इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, उसका इधर कंपोनेंट कॉस, ठीक है। अब समझो, नेट सेंटर की तरफ अगर मैं फोर्स लिखता हूं, जी डैश बच्चों में लिखता हूं, तो सेंटर की तरफ फोर्स अपॉन मास, बच्चों सेंटर की तरफ फोर्स अपॉन मास, सेंटर की तरफ फोर्स एक तो mg लग रहा है, दूसरा लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा अपॉन m, m हर तरफ से कट गया, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब बच्चों स्मॉल आर को देखो, स्मॉल आर को बच्चों तुम लिख सकते हो आर कॉस लैम्डा, तो जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आर कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा। फाइनली बच्चों अगर तुम जी डैश लिखोगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस लैम्डा। बच्चों एक बार इतना कंप्लीट कर लो, मैं फिर वापस से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना कर लो। एक बार बच्चों पूरा कर लो, मैं वापस उसे एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, मैं चेक करता हूं। हाँ सही कह रहे हो बच्चों, ये आर स्क्वायर नहीं होगा,
कॉस स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब सही है, कर लो बच्चों। तो बच्चों इतना एक बार कर लो, मैं इसे फिर एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है इधर? तुम दोनों क्या नाम है? एक बार खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? तेज बोलो। तुम? हाँ, वापस बोलना। मधुर। ठीक है, बैठ जाओ। ध्यान रहे आगे किसी भी क्लास में तुम दोनों साथ में नहीं मिलने चाहिए, ठीक है ना? तो कोई भी मेरी क्लास हो उसमें आगे से तुम कभी साथ में ना मिलो। ओके एक बार बच्चों इतना कर लो, मैं वापस फिर इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों हमने सेव वाला डिस्कशन किया, वो बस थ्योरेटिकल है और कुछ नहीं। फैक्ट से याद रखना, रोटेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं तो उसका फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। बच्चों कहीं भी पार्टिकल रखा है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स अपना mg लग रहा है, स्यूडो फोर्स सेंटर ये है। बच्चों याद रहे सर्कल ये घूम रहा है, तो इस सर्कल के सेंटर से दूर की तरफ लगेगा। ऐसा नहीं कि भी अर्थ से दूर की तरफ लगे। पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है तो इससे दूर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर। और सर्कल की रेडियस, तो अर्थ की रेडियस सर्कल की रेडियस नहीं है, सर्कल की रेडियस बच्चों स्मॉल r है। तो ये लग गया, ये लैम्डा तो ये लैम्डा, यहां कंपोनेंट कॉस लैम्डा। इसी r को बच्चों तुम लिख सकते हो r कॉस लैम्डा, r कॉस लैम्डा। तो m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो बच्चों वही समझो, फोर्स बाई मास, m तो कट गया, इस r को तुमने क्या लग दिया? r कॉस लैम्डा। तो ये आ गया बस आंसर। अभी बच्चों समझे? अब बच्चों मुझे बताओ पोल्स पे लैम्डा क्या होगा? पोल्स पे लैम्डा यानी कि एंगल की वैल्यू, पोल्स पे लैम्डा की वैल्यू cos 90 0। तो रोटेशन की वजह से या वहां पे ग्रेविटी निकालोगे तो क्या आएगा? जी। तो बताओ रोटेशन की वजह से पोल्स पे कोई फर्क पड़ा? रोटेशन की वजह से पोल्स पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब बताओ इक्वेटर पे एंगल कितना होगा? cos 0 मैक्सिमम होता है। तो रोटेशन की वजह से सबसे ज्यादा फर्क कहां पे पड़ता है? बच्चों आवाज नहीं आई। रोटेशन की वजह से सबसे ज्यादा फर्क, रोटेशन की वजह से सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ता है? बच्चों अभी भी आवाज नहीं आ रही है। इक्वेटर। और जीरो फर्क या मिनिमम फर्क पोल्स। अब क्वेश्चन इस पे ये बनते हैं, अचानक अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, कहां ग्रेविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि पोल्स पे वैसे ही फर्क नहीं था, कहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? इक्वेटर। समझ गए बच्चों? तो एक लाइन इसमें बच्चों तुम लिख लो, एक लाइन बच्चों लिख लो। ड्यू टू रोटेशन ड्यू टू रोटेशन maximum effect due to rotation maximum effect is at equator. Due to rotation maximum effect is at equator and zero effect at poles. Due to rotation maximum effect is at equator and zero effect at poles. ठीक है? तो बच्चों अब वापस समझो, आज हमने सबसे पहले इंटेंसिटी पढ़ा, फोर्स बाई मास। ठीक है? पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी gm/r², उस पे बेस क्वेश्चंस देखे। फिर बच्चों प्लैनेट की वजह से एक्सीलरेशन gm/r²।
फिर उसी को डेंसिटी के फॉर्म में हमने देखा, सम कांस्टेंट रेडियस इनटू डेंसिटी। फिर ग्रेविटी में वेरिएशन किस किस की वजह से देखा, एक बच्चों शेप की वजह से, एक बच्चों रोटेशन की वजह से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब बच्चों होमवर्क में तुम्हारा ये है, जो तुम्हारी पहली सीट है उसके तो सारे क्वेश्चंस करने, जो तुम्हारी दूसरी सीट है उसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, अप टू क्वेश्चन नंबर 5, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों उतना तुम कर लेना, ठीक है। देखते हैं बच्चों बाकी।